SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। एक और प्रेमी की गई जान, लड़की वालों ने मारकर पेड़ से लटकाया। लड़की के फोन पर रात में गया था मिलने। नशेड़ी ड्राइवर ने 2 लोगों की ले ली जान, 1 दर्जन को कर दिया गंभीर रूप से जख्मी। और 4 साल की मासूम राधिका की मौत के बाद हुए बवाल में 200 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज, 1 महिला समेत 4 गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्यार में जान देने की तो आपने कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन मुजफ्फरपुर में प्यार करने वालों की जान ले ली जाती है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 1-2 वर्षों में प्रेमी या प्रेमिका की निर्मम हत्या की कई घटना सामने आई है। पानापुर के एक गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की बिजली के खंभे में बांधकर पीट कर हत्या कर दी गई। काफी बवाल भी हुआ। उसी इलाके में एक और घटना हुई थी। वहीं कांटी के एक गांव में छठ के ही दिन प्रेमिका से मिलने गए युवक को छठ घाट पर ही पीट कर हत्या कर दी गई। उसके शव को लेकर भी भारी बवाल हुआ था। इतना ही नहीं, जिले के कई इलाके मीनापुर, बंदरा, मनियारी में भी इस तरह के कई घटना हो चुकी है। अब मुजफ्फरपुर में फिर एक प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद प्रेमिका के ही दुपट्टे से उसके पैर को बांधकर उसे पेड़ से लटका दिया गया। मामला औराई थाना क्षेत्र के परसामा का है, जहां एक प्रेमी पिछले 6 महीने से गांव के ही एक लड़की से प्यार करता था। शनिवार की रात प्रेमिका के कहने पर वह मिलने गया। उसी दौरान गांव के कुछ दबंगों ने लड़के को घेर कर लाठी डंडे की बौछार कर दी, पीट कर मार डाला और पेड़ से लटका दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। पीड़ित परिवार ने 6 लोगों को नामजद किया है। परिजनों का कहना है कि 6 महीने से मोबाइल से बातचीत करता था। लड़की के कहने पर वह छठ पर्व के बाद गांव लौटा था। शनिवार की रात 9 बजे लड़की ने फोन करके सुनसान जगह पर बुलाया और हत्या करवा दी। पीड़ित परिवार की जनक दुलारी देवी ने बताया कि वह लुधियाना में रहता था। लड़की के कहने पर ही वह छठ के बाद गांव आया था। शनिवार की रात
खाना खाकर घर से निकला और रविवार की सुबह पेड़ से लटका हुआ उसकी लाश मिली। पिता ने बताया कि लड़की के फोन आने पर उसे गाली भी दिया और घर से निकलने के लिए भी मना किया था। इधर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने कहा कि सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कल बेले अब वो क्या बताया नहीं बताया जाने, वो जिस दिन इसको मृत्यु हुआ उस दिन 7:30 बजे करीब इसको फ़ोन गया। वो लड़की ना बुलाया, वो लड़की बुलाया तो 8:30 बजे करीब वो घर से निकला। जब घर से निकल गया तो हम लोग का मालूम नहीं था ना, घर के आदमी का मालूम पड़ा कि ये लड़की बुलाया। वहाँ गया, मेरे एक आदमी कहा कि जे लड़की के फ़ोन आयल रहा जे वो मुख्तार बतियल लड़की से, जो गए उधर 9:30 बजे करीब हम कीर्तन में से बेसी से हम आए तो यहाँ पता लगा रे मुख्तार घरे है, तो ना नहीं है, तो उसको ढूंढे, सोचा कि चाची यहाँ होगा। वो गए उसको देख लें पूर्णा घरारी, तो वहाँ नहीं था। तो हम सोचा कि भाई कहीं होगा, अपना घूम फिर के चले आएगा। उसके बाद चले आए घरे, हम सो गए। जब रात समय हुआ फिर देखें बिस्तारा खाली उसका है। जब बिस्तारा खाली था तो हम सोचा कहीं सो गया होगा दोस्त में इनकी यहाँ। जब सुबह हुआ तो हम लोग चले गए खैनी के खेत में, खैनी रोप रहे थे। तो हमको सर बेटी फ़ोन किया कि हो फूफा जे मुख्तार के गाछी में बहले है। हमको ले जा दो भले बहले, वो रात में की करे गेलो ने, तो न जब बहले न है जो मार के टांग दिल। ऐसा ही देहात में मिट्टी लगा हुआ था, कीचड़ उचड़, ऐसा ही चल दिए। तो देखें तो उस गाछी में बांधा हुआ है, पाँव नीचे सटा हुआ है। तो देखें उसको, तो उसमें गर्दन में कोई चिन्ह उना नहीं था, सिर्फ ओढ़नी ढीले था, हमारे बांधा हुआ था, हमारे सहारा ज़मीन से था। तो हम लोग सोचे काट दें, तो आदमी से मना किया कि नहीं काटिए, थाना प्रभारी का आने दीजिए, स्वयं वो अपने काटेंगे। तो 1 मिनट की बात थाना प्रभारी आए, उसको नीचे से लाश को उतारे, नीचे रख दिए। पूछे हमको जे हाँ लड़की, वो एक आदमी बोला कि नहीं हमें ओढ़नी के चिन्हते कि वो लड़की का ओढ़नी है। तो हम तो चिन्हे नहीं, हम लोग का मालूम ही नहीं तो वो प्यार कब से कर रहा है। जब हम लोग का मालूम होता तो उसको गार्जियन के जाकर मना करते कि भैया अपना लड़की के संभालिए, अपना लड़का का हम संभालते हैं। हम लोग का मालूम पड़ा नहीं। तो वो उसकी बाद वो लाश के नीचे उतारे। थाना प्रभारी हमसे पूछे जी कैसे हुआ क्या हुआ। हम कहे सर हम कुछ नहीं बस आप बता सकते हैं जी कितना दिन से प्यार भाव करता है। जी सिर्फ फ़ोन गया तो एक रोज ये सो रहा था, तो हम सिर्फ बात किए तो लड़की ने बोली, और लड़की बोली, उसको हम गाली भाली दिए तो भी कोई एहसास नहीं हुआ कि हमको गाली दे रहा है। हम जो नहीं बोलेंगे चाहे चुप हो जाते हैं। ये हर बर्दम बोलती थी कि मुख्तार दोस्त के फ़ोन दो, मुख्तार दोस्त के फ़ोन दो। यही बात है सर। अब उसको रात में बुलवा करके अब कैसे हत्या करवाया, लड़की करवाया। ये क्या कहते हैं राजेंद्र दास के बेटा, ये रामादास, ये वो लड़की ने बोली कि रामादास ने हत्या की है, और रंजीत दास है, मुन्ना दास है, और जाता है। वो लड़की खुद अपने बता देगा कि जो कौन कौन है। मैंने 6 महीना से प्यार करा, 6 महीना से प्यार करा था। उसको मालूम रहा गार्जियन के, हमको भी थोड़ा मालूम रहा। तो वो लड़की के नाम सुधा है। 5 बजे मोबाइल छीन ले, तब छीन लगते वो लड़का के साथ गेलक तो मोबाइल न दिलक हमारा बेटा के। मोबाइल न दिलक तो फिर 9 बजे अकेले गेलक मोबाइल लावे। बस 7 गोरा से घेर के लड़का के मार दिलक हमारा बेटा के, मार के और लड़की के ओढ़नी से गर्दन बांध के टांग दिलक गाछी में। कितना दिन से प्यार था? 6 महीना से। मालूम था आपको? हाँ मालूम है, 6 महीना से। तो रात कब से गायब हो गया? शनिवार की रात? शनिवार का हुआ 9 बजे। खोजबीन नहीं की? ना, हम कहे जो सूत रहेंगे 2 सुइयाँ, वही के भसुर पर ना खोजली। हम कहे 2 सुइयाँ सूत रहा तो ना खोजली। बिहान देखे तो क्या पता? सुबह सुबेरे बिहान बेले देखा हमार भतीजी से बउआ के मार के टांग दिले हो। तो सब गोरा दौड़ ली, तब जाकर माने मालूम होला। तब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम धन गेल तो हमारा धन चाहिए। अब हम कथी कहूँ। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की के गर्भवती होने के बाद मामला उजागर हुआ। लड़की के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को बताया कि 5-6 महीने पहले उनकी बेटी घास के लिए सरेह में गई थी। इसी दौरान वहां आरोपित ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसके बाद भी डरा धमका कर कई बार दुष्कर्म करता रहा और धमकी भी देता रहा कि किसी को बताई तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस डर से पीड़िता ने इस बात को परिजनों से छिपा कर रखा। गर्भवती होने के बाद मामला उजागर हुआ। थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लड़की मेरा घास भूसा करने जाती थी सरेह में, खेतबाड़ी में। उसके साथ में एक 50 साल का बुढ़ा है, उसके साथ में जबरदस्ती उसको गलत काम किया और लड़की को धमकाया, बोला कि तुम जान से मार देंगे, तुम अपना को जान से मार देंगे, तुम घर पे बोली। तब लड़की बताई नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं बताई। तो लड़की को समय पूरने लगा धीरे धीरे, तो हम लोग गौर किए, देखे तो लड़की गर्भवती हो गई तब आपको जानकारी हुई? हाँ, तो कितने दिनों पहले की घटना है? 5-6 महीने पहले घटना है। 50 साल का जो बूढ़ा है उसका क्या नाम है? शिवालक पंडित। वो मतलब कि आपका स्थानीय पड़ोस का निवासी है? हाँ, बगले का है, पड़ोस का ही है जी। तो इस मामले की जब आप लोगों को जानकारी मिली, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद जानकारी मिली है, इसके बाद हम लोग को केस किए हैं, FIR किए हुए हैं। आरा के स्वर्ण व्यवसायी हरि गुप्ता के अपहरण और हत्या के बाद से मुजफ्फरपुर के स्वर्ण व्यवसायियों में भी खौफ का माहौल है। पुरानी बाजार में स्वर्ण व्यवसायी अब निजी गार्ड रखकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। अब दुकानों को खोलने और बंद करने का समय भी निश्चित कर दिया है। आभूषण कारोबारी राजकुमार राजू ने कहा कि विधि व्यवस्था लचर हो गई है, किसी भी व्यापारी की जान सुरक्षित नहीं है। विधि व्यवस्था की स्थिति से व्यवसायियों में भय का माहौल है। वहीं सराफा संघ के अध्यक्ष बाबूलाल का कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं देगा, बिहार में व्यापार करना मुश्किल है। बढ़ते अपराध पर रोक लगाने में पुलिस तत्पर नहीं है। सुरक्षा के लिए प्राइवेट गार्ड रखने की मजबूरी है। बैठ के इस विषय पर हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग को अपनी सुरक्षा के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए। और DSP साहब से मिले हैं कुछ सप्ताह पहले हम, और अपने सराफा संघ के कार्यालय में थाना प्रभारी और DSP साहब को हम लोग आमंत्रित किए थे और सम्मानित भी किए थे। और बहुत ही हम लोग संतुष्ट हैं DSP साहब के बातचीत से और थाना प्रभारी, और दोनों आदमी ने बहुत ही अच्छा योगदान, उनका अभी शुरुआतें है, अभी नया पद ग्रहण किए हैं और अच्छा पेट्रोलिंग है। और बराबर जो है ये उनका पेट्रोलिंग जो है, और उनका 10 को जो भी पुलिस का फोर्स है चौक पर, मखनसा के चौक पर रहता है। हम लोग जो देखे हैं पुरानी बाजार में आधा से ज़्यादा दुकानदारों ने निजी गार्ड रख लिया है। हाँ, कहीं ना कहीं डर है। निजी गार्ड तो मेरे है, सब आदमी रखते ही हैं, अभी लोग रखे हुए हैं, लेकिन निजी गार्ड के पास तो वो जो साधन, जो सुरक्षा का जो चीज़ में इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी मांग तो अखिल भारतीय सराफा संघ आप लोग बराबर कर रहे हैं। हथियार के लाइसेंस हाँ, क्या कारण है नहीं दिया जा रहा है, ये लगता है आपको? कारण कहीं ना कहीं चूक लगती है कि लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। हाँ, सुरक्षा हम लोग बहुत व्यवसायी हैं जो चाहते हैं हम लोग को लाइसेंस मिले और हम लोग थोड़ा सा मतलब सुरक्षित रहें। लाइसेंस मिलने पर ही है कि थोड़ा सा मजबूती आएगा हम लोग में, लेकिन अंदरूनी कारण क्या है, लेकिन आश्वासन तो मिला है नहीं, आप लोग को मिलना चाहिए। प्रशासन की तरफ से ऐसा आश्वासन मिला है नहीं, सभी आदमी सुरक्षित रहें और सेफ रहें, इसलिए आप लोग को लाइसेंस मिलना चाहिए। लेकिन नया थाना प्रभारी जो आए हैं और DSP साहब, बहुत हम लोग उनके कार्य प्रणाली से खुश हैं। दुकान की टाइमिंग आप लोगों ने घटा दी है? हाँ, DSP साहब बोले हैं कि 8 बजे तक, हालांकि टाइमिंग कम नहीं है। अगर हम लोग 10 बजे से 8 बजे तक दुकान खोलते हैं तो टाइमिंग एकदम सही है, लेकिन कुछ दुकानदार जो है 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10-10 बजे रात तक दुकान खोले रहते हैं। इस पर DSP साहब आग्रह किए हैं कि आप लोग जो है सो अपना संघ के माध्यम से सबको थोड़ा सा। मुजफ्फरपुर के स्वर्ण व्यवसायी आरा का घटना को देखते हुए दहशत में है, और इसके लिए हम लोग आज अपने स्वर्ण व्यवसायी समाज के तरफ से एक मीटिंग अरेंज किए हैं, और इसमें जो तय होती है उस आधार पर हम लोग वरीय पुलिस पदाधिकारी से मिलेंगे भी, और अपने सुरक्षा के लिए जो है कि उनसे गुहार लगाएंगे और उनसे सुरक्षा मांगेंगे कि हम लोग भी अच्छा ढंग से चले और व्यवसाय करें। दुकानों की टाइमिंग घटा दी गई है?
नहीं, दुकानों की टाइमिंग 8 बजे तक, तो सुबह में 9 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक तो जो है कि खुलने का टाइमिंग है ही। और हमारे मुजफ्फरपुर के 10 बजे तक खुला रहता था? नहीं, ऐसा नहीं है। 9 बजे तक हम लोग खोल करके रखते थे, 8 बजे तक बढ़ा देते थे और 9 बजे तक दुकान का शटर उटर बंद करके हम लोग चले जाते थे। और वैसे भी अभी जाड़ा का माहौल आ गया है, बहुत जल्द ही अंधेरा हो जाता है, इसलिए जो है कि 8 बजे तक हम लोग दुकान बढ़ा करके घर रहेंगे। निजी गार्ड रख लिए हैं तो कितना खर्च बढ़ गया है आप लोगों का निजी सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के लेकर के एक गार्ड का जो है कि 15,000 रुपया महीना लगता है। और प्रशासनिक पदाधिकारी से हम लोग आर्म्स मुहैया कराने के लिए हम लोगों ने गुहार भी लगाया है कि भाई हम लोग अगर दुकान से बढ़ करके चलते हैं तो गली पड़ता है, उस गली में जाने में असुरक्षा महसूस होता है। और अभी वर्तमान डीएसपी साहब जो है कि सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत अच्छे बात हम लोगों को बोले हैं और उनके आधार पर हम लोग चल भी रहे हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरीक़ा से बात वो बोले हैं और उस तरीक़ा से अगर हम लोगों को सुरक्षा मिल गया तो क्राइम होने की संभावना न के बराबर। वैसे तो क्राइम बंद रूम में भी हो जाता है, कहीं भी हो सकता है, इसका तो कोई लेखा जोखा पुलिस पदाधिकारी भगवान तो है नहीं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज तेलिया छपरा गांव में धारदार हथियार से कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को जानलेवा हमला कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान तेलिया छपरा के ही 50 वर्षीय लखिंदर दास के रूप में हुई है। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। घायल लखिंदर दास ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनका जमीन कब्जा किया हुआ है, जिसका विरोध करने पर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला है कि 2009-10 में हम जमीन लिखाए जो उनके घर के पीछे है, वह जमीन को जबरन कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? सुखदेव तिवारी, राकेश तिवारी, पवन तिवारी, पवन कुमार तिवारी, अच्छा, छोटू, विनीता कुमारी, पति राकेश तिवारी, और जमीन कब्जा करके उसमें जबरन घर बनवा दिए। जो न्यायालय में वो बोले हैं कि हम जबरन कब्जा कर दिए, उसका हमारे पास गवाही का पेपर है। और 12 साल से हड़पे हुए हैं। 3 गो पंचायती कराए सरपंच द्वारा, अरुण सिंह, दिनेश राय सरपंच हैं, पंचायती नहीं माने तो हम ग्राम कचहरी में केस किए। आज से 1 महीना पहले उनके यहाँ फर्स्ट नोटिस गया, सेकेंड नोटिस गया, थर्ड नोटिस गया। इस पर बोलो खला गए। पवन कुमार तिवारी फंसा लिए थे, वही चलाए हैं हमको। उसके बाद में छोटू तिवारी, छोटू कुमार तिवारी, उसके बाद में विनीता कुमारी, पिता राकेश तिवारी। ये लोग एकाएक हम गए हैं आलू के बिया ला रामनिवास दास के दरवाजे पर, वो लोग एकाएक ही भला फंसा लेके, हम अकेला थे। नोटिस से घबरा कर ग्राम कचहरी के नोटिस गया, उस पर घबरा कर तीनों आदमी। वो में मेरे चाचा लखिंदर दास गए थे बड़े चाचा के दूरा पे, और एकाएक ही लोग चढ़ गया है उनके ऊपर। कौन लोग? सुखदेव तिवारी, राकेश तिवारी, उनके दोनों बेटा पवन तिवारी, छोटू तिवारी, ये लोग मिल करके अपने हाथ में हथियार लिए हुए था और क्या बोलता है, तलवार लिए हुए था, लोग भाला लिए हुए था और फरसा, 2 मुहा फरसा लिए हुए था और उनको गाली देने लगा है। जाति सूचक मैंने बोलने लगा है, साला तत्वा होकर के तू मेरा हमसे ज़मीन छीनेगा और तू ज़मीन ले लेगा, मेरे दरवाजे पर तू ज़मीन लिखा लिया, समझे ना। और एकाएक का किया ऐसे इनको पकड़ लिया है, नट्टी और हथियार उनका लड़का चलाने लगा है। घटनाक्रम जमीनी मैटर है, जमीनी मैटर है। अभी 12 साल से जमीन घेरे हुए हैं सुखदेव तिवारी, राकेश तिवारी। कितना जमीन कब्जा किया गया है? इनके नाम से दाखिल खारिज है। जमीन कितना कब्जा किया गया है? 7.5 धूर ले। क्या करते हैं लखिंदर दास? ये अपना व्यवसाय करते हैं, गाड़ी पर घुमा करके अपना सामान बेचते हैं। आरोपित लोग क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? पैसे वाले हैं। क्या करते हैं वो लोग? और नौकरी है, 2 घर में व्यवसाय है।
2023-24 के लिए संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के पूर्व सरकार द्वारा मांगे गए सुझाव के आलोक में सोमवार को प्री बजट मेमोरेंडम पर चर्चा करते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि व्यवसायियों के साथ वार्ता कर रमेश चंद्र टिकवानी की अध्यक्षता में बजट कमेटी बनाई गई, जिसके आलोक में आयकर से संबंधित 18 मुद्दे, जीएसटी से जुड़े 2 और एमएसएमई से जुड़े 3 मुद्दों के केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। सचिव सज्जन शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की अच्छी पहल है, बजट से पहले ही बजट संबंधित सवालों को व्यवसायियों से लिया जा रहा है। वहीं बजट कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद्र टिकवानी ने बताया कि व्यवसायियों से बात कर मेमोरेंडम बनाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख टीडीएस का भुगतान 1 दिन से लेट होने पर 2 महीने का ब्याज लग जाता है। इसे सही करने सेक्शन 44 एडी में टैक्स स्लैब को 50% से घटाकर 30% करने, गिफ्ट को इनकम में नहीं जोड़ने जैसी मांगों को शामिल किया गया है। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, भारत सरकार जो है संसद में बजट पेश करने के पहले पूरे देश भर की जो भी एसोसिएशंस, जो बिजनेस एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सबों से अपनी अपनी राय लेने का काम करती है कि भाई हम जो है वर्ष का जो अगले वर्ष का जो हम बजट बनाएंगे तो उसमें अगर आपका कोई सुझाव है, क्योंकि निश्चित रूप से जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग समझ पाते हैं, तो जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उस और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम हम लोग पहले से करते आए हैं। और इस बार भी हम लोग जो है, जो 1 फरवरी को जो नया बजट आने वाला है देश की संसद में, तो उसके लिए हम लोगों ने जो विभिन्न लोगों से हम लोगों ने इस बार पहली बार ऐसा किया है कि जितने हमारे सदस्य हैं सभी लोगों को हम लोगों ने ये मौका दिया है कि आप व्यवहारिक तौर पर बताइए कि वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, रेलवे हो अथवा रोड ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं जो हैं उन समस्याओं से जो आप रूबरू होते हैं, उन समस्याओं से आप चैम्बर के पदाधिकारियों को अवगत कराइए और हम लोग उसको समुच्चा सामंजस्य करके भारत सरकार को भेजने का काम करेंगे। ये पहला काम हम लोगों ने किया और हमारे बहुत से सदस्यों ने अपनी बहुत बहुमूल्य राय हम लोगों को दी। उसके बाद चैम्बर ने इस बार पहली बार ऐसा किया है कि हम लोगों ने बजट तैयार करने के लिए जो वहाँ सुझाव भेजना है, उसके लिए एक कमेटी माननीय रमेश चंद्र जी टिकवानी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, जिसमें हमारे चैम्बर के जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स मतलब जीएसटी या रेलवे समिति है हमारी, मतलब उद्योग की समिति है, सभी समिति के लोगों को उसमें सामंजस्य करके और एक अच्छा सा सुझाव पत्र हम लोगों ने तैयार करवाने का काम किया है। तो सभी लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है, जिसको हम लोगों ने जो है सो रेलवे का और रोड ट्रांसपोर्ट का हम लोगों ने भारत सरकार को प्रेषित भी कर दिया है और शेष जीएसटी, इंडस्ट्री और इनकम टैक्स, ये तीनों के ऊपर जो भी सुझाव हम लोगों ने तैयार किया है उसको हम लोग भारत सरकार को आज भेज रहे हैं। भेजने के पूर्व हम आप लोगों से चैम्बर की ओर से बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, व्यापार के हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा सा सुझाव पत्र तैयार किया है, जिसकी एक कॉपी भी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ऐसा माना जाना चाहिए कि भारत एक वृक्ष है और हम लोग उसके नीचे बैठे हैं। वृक्ष फले फूले तभी हमको भी छांव मिलेगी, लेकिन वहाँ जो कंकड़ उंकड़ हैं, जो सू पिंचिंग जगह है बैठने में, उसको हम लोगों ने उठाया है, जिससे देश में लिटिगेशन कम हो, ईज ऑफ बिजनेस बढ़े और सरकार को रेवेन्यू मिले। कहीं भी फाइनेंस सरकार को रेवेन्यू कम हो ऐसी बात हम लोगों ने इसमें नहीं लिखी है। आजकल सीनियर सिटीजन की बात आती है तो सीनियर सिटीजन पर हम लोगों ने एक लिखा है कि नेशनल पेंशन स्कीम सरकार ने 50,000 की इनकम की छूट दी है, उसको 1 लाख किया जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन होकर जब वो 60 वर्ष का होगा तो 60 वर्ष में उसकी क्या कीमत उस दिन महंगाई को देखते हुए होनी चाहिए। तो इससे हो सकता है सीनियर सिटीजन को उस दिन परिवार वालों का बोझ नहीं बनना पड़े। सेक्शन 44 एडी और एडीए में सरकार कहती है आप बुक्स मत रखिए, इतना % हमको प्रॉफिट दे दीजिए, तो हम आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उसमें हम लोग 8% को 6% और 50% को 30% करने का सजेशन दिए। आपने एक बात पूछी थी कि ये समावेश होगा कि नहीं।
हम लोग डिफरेंट राज्यसभा के, लोकसभा के और अपने सांसद को भी इसका पत्र देंगे, जो कि वो अपने इसको फॉरवर्ड करें ताकि वो वहाँ पर देखा जा सके। केंद्र सरकार ने सभी व्यावसायिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं बजट पूर्व, जो आगामी 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें जो लोक हित, व्यापार हित और व्यवसाय हित के लिए जो भी उनके सुझाव हैं उसका समावेश करके एक बजट तैयार किया जाए जो जनहित के काम में आए। परिषद ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए हर चारों तरफ की जो समस्याएं हैं उससे केंद्र सरकार को एक ज्ञापन के रूप में अवगत कराने का प्रयास किया है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका संभवतः सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सारी ट्रेनें आपको या पाटलिपुत्रा में आके खड़ी रहती है, यदि उसका मुजफ्फरपुर तक विस्तारीकरण हो जाए तो सरकार को राजस्व की प्रचुर मात्रा में फ़ायदा होगा। कुछ गुड्स ट्रेनें हैं जहां से माल आता है हमारे कपड़े का या अन्य व्यवसाय का, वहां से यदि वो SLR वगैरह दे देवे तो उसमें भी उनको राजस्व की फ़ायदा होगा। और बाकी जो आयकर वगैरह के जो भी क्रिटिकल नियम हैं उसको सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि आप उसको सरलीकरण करें ताकि व्यवसायी अनावश्यक परेशान नहीं हो। जो आप लोगों ने सौंपा है ज्ञापन, लगता है कि आगामी बजट में उसे समावेशित किया जाए। प्रयास तो हमारा यही है कि उनके दिशा निर्देश के अनुसार परिषद भिजवा रही है और हम उम्मीद भी करते हैं, चूँकि ऐसा कहा भी जाता है कि सरकार जनता की है, तो जनता की बात है हमारे चैम्बर के द्वारा प्रस्तुत है और निश्चित सुनेगी, हमें बहुत विश्वास है। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट से कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई। डीएम प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सदर अस्पताल पहुंचा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर 7 नवंबर से 14 नवंबर तक कैंसर जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में जागरूकता फैलाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन कलेक्ट्रेट से रैली निकाली गई। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में कैंसर से संबंधित जांच होती है, जिसमें रोगियों को दवा भी दिया जाता है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि 1 साल में लगभग 15,000 लोगों की जांच की गई, जिसमें कई लोग कैंसर से पीड़ित पाए गए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्टेज में इसका इलाज संभव है और यह ठीक भी हो जाता है। आज हम लोग कैंसर जागरूकता सप्ताह का शुरुआत है आज से, और जो है आज हम लोग पहला दिन है और हम लोग एक अवेयरनेस रैली निकाल रहे हैं। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो समाज में लोग जो नहीं जान रहे हैं कैंसर के बारे में, जिनका लक्षण के बारे में, अगर उनको थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वो तुरंत कैंसर का स्क्रीनिंग सदर अस्पताल में होता है। यहाँ हमारे डॉक्टर रहते हैं और वो स्क्रीनिंग करते हैं। अगर उसके बाद अगर उनको लगता है कि अगर उसमें कोई लक्षण है या कि स्क्रीनिंग में पाया जाता है कि थोड़ा सा भी सस्पेक्टेड है केस है, तो उसको SKMCH रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर कि समुचित रूप से कैंसर का इलाज होता है। यहाँ मुख्यतः 3 तरह के कैंसर का स्क्रीनिंग किया जाता है। एक ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, एक ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये 3 तरह का कैंसर का यहाँ पर स्क्रीनिंग होता है। और हमारे पास जो है पिछले साल 10,000 मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक 10,000 आदमी का स्क्रीनिंग हुआ, और इस साल अभी तक में पिछले साल से अभी तक में लेकर 15,000 लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है। उसमें जो है 90 सस्पेक्टेड केस मिले थे पिछले साल, और इस साल 143 तक। देखिए, कैंसर जागरूकता को लेकर के आज सदर अस्पताल के संबंधित सेक्शन के द्वारा, संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। और सभी जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कैंसर सर्वाधिक घातक है, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्रों और कई लोगों को जानकारी का अभाव होने के चलते प्राथमिक स्तर पर इसका डिटेक्शन नहीं हो पाता है, और काफ़ी फर्स्ट या सेकंड स्टेज के बाद डिटेक्शन होता है, जिसके बाद चिकित्सा भी दुरूह होती है और काफ़ी श्रम साध्य होती है। इसलिए आवश्यक है कि उसका प्राथमिक स्तर पर ही डिटेक्शन हो जाए। इस तरह के अवेयरनेस कैंप से डेफिनेटली लोगों को जानकारी होगी कि किस तरह के लक्षण में हम लोगों को चेक कराना है और डॉक्टर से परामर्श लेना है। तो इसी के उद्देश्य से पूरा ये वीक लॉन्ग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह की पहल से निश्चित रूप से लोगों के बीच जागरूकता आएगी और प्राथमिक स्तर पर ही यदि कोई कैंसर के लक्षण है तो उसका डिटेक्शन और चिकित्सा की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और ये खुशी की बात है कि हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में SKMCH के प्रांगण में भी टाटा मेमोरियल की तरफ से कैंसर संस्थान भी है, जहाँ पे यहाँ पे ही कैंसर की प्राथमिक चिकित्सा भी होती है। तो उस क्रम में आज ये जो अवेयरनेस कैंप आयोजित किया जा रहा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, जसौली, लोही, नवलपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर गाजे बाजे के साथ समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में छपरा के अमनौर विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मुंटू पटेल मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरदार पटेल के मार्ग पर चलने की बात कही और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया। मौके पर राम लगन सिंह, बबलू पटेल, पिंकू मंडल एवं अनेक लोग मौजूद रहे। 147वीं जयंती के अवसर पर समारोह में हम लोग आने का मौका मिला और यहाँ के सभी लोग जागरूक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हैं, इसलिए हमको अच्छा लगा। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना ने वंदना को महिला सेल का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। अंबेडकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुमार दीपू ने बताया कि वंदना पहले सेना की मेंबर थी, इसके बाद इन्हें सर्वसम्मति से महिला सेल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संगठन को उम्मीद है कि वह अच्छा काम करेंगी और संगठन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। संगठन दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए काम करती है एवं उनकी आवाज को बुलंद करती है। संगठन के सभी मेंबर को आशा है कि वंदना अंबेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर संगठन का उत्थान करेंगी। से ही अंबेडकर सेना की मेंबर थी, आज इनको महिला सेल का जिला अध्यक्ष इनको मनोनीत किया गया है और हम आशा करते हैं कि ये अंबेडकर साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, दलित पिछड़ा को जो शोषण लोग हैं उसको मदद करेंगे और मेरी पूरी शुभकामना है वंदना जी के साथ। संगठन किस तरह का काम करती है? ये संगठन पूरा जो भी दबे कुचले लोग हैं समाज में, उनको जो भी शोषित पीड़ित लोग हैं सब लोगों को सेवा करती है, सत्कार करती है। राजनीतिक से जो मुद्दा है वो सब मुद्दा को हम लोग उठाते हैं। हमारे जो इसके संस्थापक थे रमी राम जी, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था, जिसका परिणाम है कि निचली अदालत में न्यायपालिका में आरक्षण मिला। आप लोग को याद भी होगा, सबसे पहला रमी राम जी ही ने स्वर्ण को 10% आरक्षण देने की बात दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था। उसको भी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया और काम में लाया। इसी तरह का हम लोग काम, अंबेडकर सेना का काम है काम करना। जो भी पिछड़ा लोग है सब लोग को हेल्प करना, मदद करना, राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, सब लोग को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाके हम लोग इसमें काम करते हैं। सोमवार को बेला पत्रिका की ओर से मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन में हर महीने के 7 तारीख को आयोजित होने वाले महावाणी स्मरण में महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद सिंह पर संवाद एवं कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कवि साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की। विषय प्रवेश कराते हुए बेला के संपादक डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि आचार्य श्री समृद्ध परंपरा है तो नवगीत प्रवर्तक कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह गतिशील समकालीनता और समर्थ प्रगतिशीलता है। राजेंद्र जी की पहली कृति भूमिका है, जिसकी भूमिका मूल शीर्षक से आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखी है। आचार्य जी साहित्य की कई पीढ़ियों के भी निर्माता है। मौके पर उपस्थित डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र, विजय शंकर मिश्र, डॉक्टर नीलिमा, डॉक्टर शैल, डॉक्टर रंजीत पटेल, कुमार विरल, नरेंद्र मिश्र सहित अन्य कवि एवं साहित्यकारों ने भी काव्य पाठ किया। हर महीने की तरह 7 तारीख को निराला निकेतन में महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मारक स्थल पर हम केवल उनके व्यक्तित्व कृतित्व की ही चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि कई पीढ़ियों के रचना पाठ का साक्षी भी बनते हैं। आज यह 7 नवंबर विशेष इसलिए है
कि नवगीत प्रवर्तक कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह की आज पुण्यतिथि भी है। और हम जानते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद सिंह में जो स्नेह का, गुरु शिष्य का अटूट संबंध था, वह रचनात्मक भी है, वह आध्यात्मिक भी है, वह ज्ञानात्मक भी है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री सिर्फ एक सर्जक ही नहीं, रचनाओं के ही निर्माता नहीं, विभिन्न विधाओं के बड़े लेखक ही नहीं, बल्कि लेखकों की कई कई समृद्ध पीढ़ियों के भी निर्माता हैं। और उनके द्वारा बनाए गए, गढ़े गए, रचे गए अनेक नामधारी लेखक आज संपूर्ण हिंदी संसार में अपने यश से, अपनी कृतियों से जाने पहचाने जाते हैं और साहित्य के सिरमौर बने हुए हैं। नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1958 में गीतांगिनी नाम से नए मिजाज के गीतों का जो संग्रह किया और उसी की भूमिका लिखते हुए नवगीत विशेषण दिया। और नवगीत के प्रवर्तक की हैसियत से जो एक धारा को प्रवाहित करने का काम किया, आज साहित्य के अनेक आंदोलनों के बीच नवगीत का आंदोलन और तेज और तेज और तेज होता हुआ है। कभी वह अवसान की ओर नहीं है, बल्कि आज भी वह उत्कर्ष की ओर है। पहली कृति भूमिका के नाम से कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह की आई, जिसका मूल शीर्षक से जिसकी भूमिका आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखी और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने अपनी देख रेख, अपने संरक्षण में उस कृति का प्रकाशन किया था। तब राजेंद्र प्रसाद सिंह की महज 20 वर्ष की उम्र थी और उस 20 वर्ष की उम्र में बल्लभ पर एक तरफ महाप्राण निराला का आशीर्वचन है, दूसरी तरफ प्रकृति के सबसे बड़े हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत का आशीर्वाद है। और मूल शीर्षक से भूमिका आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मालीघाट स्थित BMP 6 दुर्गा माता मंदिर परिसर में नवनिर्मित शिव गंगा घाट पर देव दीपावली मनाई गई, जिसमें मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित नीरज झा सहित विद्वत जनों ने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना और महाआरती की। परिसर में सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए गए। पंडित नीरज झा ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर आकाश चौधरी, अशोक कुमार सिंह, उदय नारायण सिंह, शेखर सिंह, आकाश सिंह राजपूत, प्रवीण झा पप्पू, प्रशांत झा, प्राची तिवारी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कर्मी सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे। माता रानी के दरबार में शिव गंगा के निर्माण कार्य के बाद शिव गंगा का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद पहली बार आज जो है कार्तिक पूर्णमासी के शुभ अवसर पर आज से एक परंपरा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हर एक पूर्णमासी को गंगा माता की महाआरती का पूरे सशस्त्र पुलिस परिवार और माता रानी दरबार के सभी भक्तों की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। और आरती के माध्यम से, महाआरती के माध्यम से हम लोग ये संवाद देना चाहते हैं समाज में कि नदी, तालाब, जितने भी सरोवर हैं इनको हम स्वच्छ रखें और माता के समान है। नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं हमारे यहाँ माता के समान, हमारी संस्कृति में उनको माता के समान दर्जा दिया गया है। उनका स्थान मातृतुल्य है। तो हम सभी स्वच्छता में जो है ये अपना तन मन समर्पित करें। जहाँ भी जल का जो भी स्रोत है, तालाब, पोखर, कुआँ, सरोवर जो भी है, उनको स्वच्छता में जो है अपना सभी किसी न किसी प्रकार से योगदान दें। यही एक समाज में जाए और सबों के मंगल कामना हेतु, सबों के ऋण रोग आदि दारिद्र पात्र करते हुए स्थापन सर्वदा सबों के कल्याणार्थ किया जा रहा है।
मुजफ्फरपुर से शिवहर जा रहे मैजिक वाहन ने मीनापुर के नेवरा बाजार पर एक ऑटो को ठोकर मार दिया। कुछ बाइक सवार मैजिक गाड़ी का पीछा करने लगे। खुद का पीछा होता देख मैजिक चालक अपनी गाड़ी लेकर भागने लगा। भागने के क्रम में 6 किलोमीटर तक कई लोगों को कुचलते हुए गंज बाजार चौराहा पर ऑटो में ठोकर मारने के बाद पलट गया। घटना में 30 वर्षीय संजय एवं 75 वर्षीय देव की राय की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज SKMCH में चल रहा है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ब्रेथ एनालाइजर जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई है। DSP पूर्वी मनोज पांडे ने कहा कि वाहन चालक को गिरफ्तार कर मैजिक और ऑटो को जब्त कर लिया गया है। मीनापुर में एक दुर्घटना घटित हुई है। एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिस क्रम में कुछ लोग इंजर्ड हैं और जो इंजर्ड पीपल हैं उनमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त हुई है। चालक की गिरफ्तारी हुई, उसका नशे में होने की सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल, चालक को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। शेष जो इंजर्ड हैं वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनकी स्थिति जो है वो स्थिर है। कई किलोमीटर तक गाड़ी जो है लोगों को घसीटती रही, ये भी मामला सामने है उसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुर्घटना घटित हुई है और घटित होने के उपरांत जो चालक है उसकी अरेस्टिंग हुई है। शेष बिंदुओं पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। गाड़ी को सीज कर ली गई। जी बिल्कुल। प्रशासन की ओर से मुआवजा वगैरह के लिए भी कोई किया गया? जो विधिक प्रक्रिया होगा डेफिनेटली उसका हम लोगों ने पालन सुनिश्चित करेंगे। मुजफ्फरपुर के जकारिया कॉलोनी में हुई 4 वर्षीय मासूम बच्ची राधिका की मौत के बाद पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और रोडेबाजी करने वाले उपद्रवियों को वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर लिया गया है। मुख्य आरोपी महिला नरकेशबा के अलावे पुलिस ने 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों उपद्रवियों में सातपुरा बसवारी टोला के फिरोज कुरैसिया घोरिया बाजार के अजित कुमार और राहुल कुमार शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने 200 अज्ञात और 1 दर्जन नामजद उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि रोडेबाजी और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों का नाम गुंडा पंजी में शामिल किया जाएगा। इधर गिरफ्तार महिला नरकेशबा का कहना है कि वह बिल्कुल निर्दोष है। घटना कैसे हुई उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मासूम बच्ची की मौत का कारण स्पष्ट होगा। में जो आया दिख रहा है उस पर आप बच्चा को ले जा रही हैं, क्या है मामला बताइए। मैं बच्चा बताई कि मेरा घर इधर है, हम बच्चा को वहाँ तक ले गए। जिस गली में बताई उस गली तक ले के गए। वहाँ ले जाके क्या किए? वहाँ पर उसको हम रख दिए, हमको बहुत जरूरी काम था, हम अपने घर रूम में चले गए। क्या बच्चा रो रही थी क्या उस समय? बच्चा वहीं पे रो रही थी। वहीं पे रो रही थी। अच्छा, तो आपकी नज़र पड़ी उस पर? नहीं, हमको किसी ने बताया। क्या बताया? कि ये बच्चा किसका है, रो रहा है। तो बच्चा से पूछा गया तो कुछ नहीं बता रही थी। बोला कि घर किधर है, तो ये बताई कि इधर मेरा घर है। हमने बोला कि हम इधरे जा रहे हैं, चलो हम लेते चलते हैं। हमने सब गली उसको बताते गए, किसी में नहीं बोली कि मेरा घर है। आगे वाला गली में बोली कि इसी में। हम कहले बुआ तुम चली जाओ, हमको बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए कि हमको बहुत काम था और हम इसके आगे और कुछ नहीं हमको पता। बच्चा को अकेले छोड़ के निकल गए वहाँ से? हम बोले कि वहाँ का बच्चा है, वहाँ पर है, चली जाएगी वो अपना घर चली जाएगी। यहाँ तक जब आई है तो वहाँ तक तो चलिए जाएगी। हमको आप ही मार के फेंके? अब कहने वाला तो बहुत कुछ कहेगा। अब कहने वाला तो बहुत कुछ कहेगा। आपको क्या कहना? हम क्या कहें? सही है क्या वो जो आरोप लगा रहा है आप पर? जी नहीं, हम बच्चा को हेल्प किया। हेल्प किए? जी। अच्छा, जिस समय बच्चा गायब हुआ था, थाना में जब मामला दर्ज हुआ था, उस समय आपको जानकारी हुई थी कि बच्चा गायब है? तो उस समय उनके परिवार वाले से मिली थी? जी हाँ, 2-2:30 बजे जब हम आ रहे थे वापस, जो काम से हम गए थे उस काम से हम वापस आ रहे थे, उसके माँ बाप नानी मामी फिर बगल के हम लोग खुद बरादरी की सब दुकान में बैठी थी, सब राहियों से पूछ रही थी कि आपने एक बच्चा को देखा है, आपने एक बच्चा को देखा। उस राही में हम भी शामिल उसी रास्ता से गुजर रहे थे। तो हमने कहा कि हाँ हमने देखा है, अपना किराना दुकान पर एक बच्ची को देखा है। वो बच्ची कपड़ा पहने हुए नहीं है, नंगे पाँव है। हम आलू खरीद के दुकान से निकल रहे थे तो बच्ची को दो औरत इधर लेके आई, बोली कि देखिए ना किसका बच्चा है, रो रहा है। बच्चा से पूछा गया तो बच्चा बोला कि इधर मेरा घर है।
हमने सोचा कि नहीं रेंटर का बच्चा है, आया हम बोले चलो मेरे साथ, हम तो उधर ही जा रहे हैं, हम उसको लेते गए बस। परिवार वाला उसका बात नहीं मान रहा है, अब नहीं मान रहा है, दिल भेजा जा रहा है, तो अब हम क्या बोले। बच्ची मामले में एक महिला नरगिस सबा जो जकरिया कॉलोनी में रहती हैं वर्तमान में, उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और वादनी के बयान पे उस महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और जो अन्य उपद्रविक घटना को गलत रूप देने के लिए जो भी घटना का अंजाम दिए हैं, उन सभी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पे चिन्हित कर अभी 3 को जवान को गिरफ्तार कर उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और आगे सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने अज्ञात पर केस है? लगभग 150 से 200 अज्ञात पे केस किया गया है। नेम्ड अभी लगभग 1 दर्जन के लोग हैं। फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी होगी इन लोग? जी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे गिरफ्तारी किया गया है और आगे भी इसमें उसको सत्यापन करते हुए अज्ञात है उसको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो उपद्रवी है क्या उनको गुंडा पंजी में नाम डालेंगे जो पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ किए हैं? वो आगे अनुसंधान में किया जाएगा। कैंसर के निदान समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से सोमवार को कन्हौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल मरीजों को इस बीमारी से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कर्मचारी दीपक कुमार, सोनी कुमारी, ज्योति कुमारी, दीपा कुमारी, गौरव कुमार, आविद और रोशन कुमार ने अहम योगदान दिया। वो कहती है कि यहाँ पे बहुत हार्ड है, वो हार्ड रहता है, छूने पर दर्द करता है। ऐसा पेशेंट यहाँ भी आती है तो हम लोग सलाह देते हैं कि आप सदर में चले जाइए, वहाँ आपका विशेष रूप से हो जाएगा। और मुंह के अंदर या जीभ में सफ़ेद चकत्ता, किसी को ऐसा नहीं है कि सबको चकत्ता होता है, किसी को मुंह में छाला टाइप का भी पड़ जाता है। तो देखिए किसी ऐसा नहीं कि वह गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर उसका इलाज नहीं करवाइएगा, आप शुरू से इलाज नहीं करवाइएगा तो वह धीरे धीरे बढ़ते तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो वह कैंसर हो सकता है। उसके अलावा लोग कहता है कि मेरे यहाँ पे आज यहाँ पे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का प्रोग्राम रखा गया है। यह प्रति 8 वर्षों से 7 नवंबर को यह प्रोग्राम मनाया जाता है। इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य है सरकार की तरफ से कि लोगों में जागरूकता फैलाना। इसका प्रमुख उद्देश्य है लोगों में समय रहते इसका निदान होना चाहिए, लोगों में पहचान होना चाहिए कि किस तरह से यह फैलता है, और यह लोगों को जागरूक करने के लिए इसका प्रमुख रूप से सरकार का उद्देश्य है। आज यहाँ पर कितने लोगों का काउंसलिंग किया गया? आज यहाँ पे लगभग 55 लोगों का काउंसलिंग किया गया है, जिसमें लोगों को बताया गया है कि यह कैंसर किस तरह से फैलता है और यह किस तरह से लोगों में जानलेवा साबित हो सकता है। समय रहते इसका पहचान कीजिए, इसका निदान करवाइए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कौन कौन से लोग यहाँ पर आपके साथ थे? आज यहाँ पे दीपक कुमार डाटा ऑपरेटर, ANM सोनी कुमारी, ANM ज्योति कुमारी, ANM दीपा भारती और यहाँ पे रोशन कुमार दीपक और आबिद हसन जो लैब टेक्नीशियन है। एनसीसी डे के उपलक्ष्य में सोमवार को 2 बिहार बटालियन एनसीसी की ओर से मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 कैडेट्स ने रक्तदान किया। 2 बिहार बटालियन के नायक सूबेदार गणेश सोनकर ने कहा कि शिविर को कई फेज में आयोजित किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट हो सके और जरूरतमंद को काम आ सके। मौके पर हवलदार लक्ष्मण सिंह, आकाश कुमार, अमोद कुमार सहित दर्जनों कैडेट्स मौजूद रहे।
आज जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है ये 2 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर की तरफ से रखा गया है, जो कि 27 नवंबर को एनसीसी डे है, उसी के उपलक्ष्य में ये कैंप रखा गया। इस कैंप को हम कई फेस में करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हो सके और ज़रूरत पड़ने पर किसी के काम आ सके। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये डोनेशन कैंप रखा गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बिहार विश्वविद्यालय इकाई ने अपनी अनिश्चितकालीन धरना के 5वें दिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पट्टियां जलाई। कार्यक्रम में वैशाली जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार एवं मुजफ्फरपुर जिला सचिव कंचन कुमार भी शामिल रहे। छात्र नेता अभिषेक कुशवाहा ने कहा कि सरकार के फैसले को सरकारी मुलाजिम ही लागू नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष महिपाल ओझा ने कहा कि सामाजिक न्याय की सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति और छात्राओं के साथ लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन आर्थिक शोषण कर रही है। मौके पर छात्र नेता अविनाश कुमार, विकास कुमार, धनंजय कुमार, अभिषेक कुमार, शम्स रजा, नीरज कुमार, कुमार गौरव सहित कई छात्र मौजूद रहे। आज हम लोग नेप को कागज की पर्ची को जलाए हैं। नेप नई शिक्षा नीति जो है वह पूर्ण रूप से बिहार के साथ साथ पूरे देश के शिक्षा को बर्बाद करने वाली नीति है। गरीब और कुचले वर्ग के जितने भी साथी हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को किसी तरीक़ा से नहीं पढ़ने की जो साजिश रच रही है या भारत सरकार और बिहार सरकार, उस साजिश को हम लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। आज हमारे अनशन का 5वां दिन है और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और इस धरना का मुख्य मुद्दा जो महिलाओं को मुफ्त शिक्षा केजी से पीजी तक देने की जो बात कही गई थी, जो बिहार सरकार ने पहले ही इस बात को मान लिया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी इस महिलाओं के शिक्षा के साथ साथ एससी और एसटी के शिक्षा को केजी से पीजी तक मुफ्त देने की जो बात की थी, उसको मानने के बावजूद भी या बिहार विश्वविद्यालय लगातार हमारे प्रदर्शन के बावजूद भी इस बात को नहीं मान रही है और लगातार पैसे किसी रूप में वसूलने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग आज लगातार 5वां दिन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। और इसी धरने के सिलसिला में जो नई शिक्षा नीति आई हुई 2020 में आई थी, उसका आज हम लोग पर्चा को जलाने का काम किए हैं। इसलिए जलाने का काम किए हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है किसी तरीक़े से जो गरीब के बच्चे हैं उसको मान लीजिए कि 8वां 10वां तक जो पढ़ाई हो रहा था, एग्ज़ाम होने वाला था, उसको कैंसिल कर जा रहा था, जिसके कारण जो प्राइवेट जो शिक्षक भी हैं जिनके रोजी रोटी थी उसको भी छीनने की यह काम कर रही है यह सरकार। इसीलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। मंगलवार को शाम में चंद्र ग्रहण लगेगा। इसकी अवधि 1 घंटा 19 मिनट तक रहेगी। शाम 5 बजे से शाम 6:19 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। इस कारण शहर के गरीब स्थान मंदिर, देवी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों के पट सुबह 8 बजे से ही बंद हो जाएंगे। शाम 6:45 के बाद मंदिरों के पट खोले जाएंगे। साथ ही कल गंगा स्नान है। श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद गरीब स्थान मंदिर जाकर बाबा पर जल नहीं चढ़ा पाएंगे। इस वजह से सोमवार को ही मंदिर में भीड़ देखने को मिली। गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि भक्त सुबह 8 बजे से पहले पूजन कर ले। दिन में मंदिर बंद रहेगा। शाम 6:45 के बाद पूजा कर सकते हैं। कल 4:59 से लेकर 6:19 तक संध्या में चंद्रग्रहण होगा। चूँकि कुछ जगहों पर दिन में ही चंद्रग्रहण शुरू हो जाता है, तो जहाँ संध्या पहले हो जाती है वहाँ चंद्रग्रहण पहले लग जाता है। क्योंकि मुजफ्फरपुर में चंद्रोदय उसी समय है, इसलिए जब तक दिखाई नहीं दे तब तक हम लोग ग्रहण नहीं मानते हैं। ग्रहण दिखना चाहिए, चाहे अगर पटना में ग्रहण लग रहा है, मुजफ्फरपुर में नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो उसको ग्रहण खूब छाया मान के हम लोग चलते हैं। तो मुजफ्फरपुर में ग्रहण 4 बजे उसके 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। चूँकि कल मैंने 8 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए आज भीड़ ज़्यादा है। सोमवार भी है, पूर्णिमा का भीड़, पूर्णिमा आज भी 4 बजे शुरू हो जाता है। पूर्णिमा का भीड़ है, गंगा स्नान का भीड़ है, इसलिए आज कल के अपेक्षा आज ज़्यादा भीड़ और आज लोग पूजा ज़्यादा कर पा रहे हैं। 8 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाएगा, उसके पूजा नहीं होगा। फिर 7 बजे के बाद पूजन होगा।
संध्या 7 बजे के बाद। कल देखा जाएगा कि गंगा स्नान के बाद लोग यहाँ आते हैं। देखिए स्नान करने में ग्रहण में तो स्नान अवश्य होना चाहिए। सूतक लगे तब, जब स्पर्श करे तब, मध्य में और अंत में हरदम स्नान, गंगा स्नान, नदी स्नान, पोखर स्नान करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।